हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे आज हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल सल्तनत के बारे में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में मुग़ल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बारे में बात की थी और आज हम मुग़ल सल्तनत के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का हमारा सेशन है मुग़ल वंश का दूसरा शासक हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा था वह रहा था 1530 से 1540 तक। इसके बाद आता है आपका शेर शाह सूरी। लेकिन हुमायूं पुनः उसको परास्त करके 1555 में पुनः ये सत्ता प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसका जो शासनकाल है 1530 से 1540, फिर पुनः 1555 से 1556 तक होता है। इसलिए हमने लिखा है आज 1530 से 1556। तो चलिए चलते हैं, आज हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था भाइयों नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जन्म जो था वह मार्च 1508 में काबुल में हुआ था और इसके माता थी और पिता थे इनके। पिता तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा था आपने, बाबर। और इनकी माँ का नाम माहम बेगम था। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हुमायूं के जो 3 भाई और थे। उनका नाम था अस्करी, हिंदाल तथा कामरान। ये हुमायूं के 3 भाई थे और इसकी बहनें भी थी, जिसमें से सबसे जो प्रमुख बहन है वह है गुलबदन बेगम। तो चलिए चलते हैं। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी और यह 1520 ईस्वी में इसे बाबर ने इसे बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया था। बदख्शा का सूबेदार। तब इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था और इसकी आयु भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यह जो बाबर था इसे परिपक्व करना चाहता था, इसकी वजह से इसे बदख्शा का सूबेदार नियुक्त किया। और बाबर ने भारत में जितने भी जो युद्ध थे इनमें सब में इसने भाग लिया था हुमायूं ने। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात, बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। तो जो 1530 को हुई थी, इसके बाद यह शासन इसी का आएगा। तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, इसने जो सत्ता संभाली थी वह थी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को
यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और जैसा कि इसके पिताजी ने कहा था कि भाई अपने चारों भाइयों में जो अपना ये है वो अपना बांट लेना, तो इसने अस्करी को जो था अस्करी को शंभल अस्करी को दिया था, अस्करी को शंभल दिया था, हिंदाल को मेवाड़ दिया था, कामरान को काबुल और कंधार का सूबेदारी नियुक्त कर दी थी। लेकिन ये लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए ये प्रारंभ में तो अपने भाइयों से लड़ता रहा, इसकी भाइयों से लड़ाई होती रही। इसका जो पहला युद्ध है वह था कालिंजर का आक्रमण। कालिंजर पर आक्रमण जो पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबर का जो पुत्र है हुमायूं का जो पहला आक्रमण है वह कहाँ पर हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये था कालिंजर का आक्रमण, ये हुआ था 1531 ईस्वी को हुआ था और यह था गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ। बात यह थी बहादुर शाह के खिलाफ कि बहादुर शाह की शक्ति बहुत बढ़ रही थी, इसलिए हुमायूं ने इसकी शक्ति को दबाने के लिए ये उस पर आक्रमण करने जाता है। लेकिन होती क्या है दोस्तों कि इससे पता चलता है कि जो अफ़गान सरदार है महमूद लोदी वह बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ के राजा जो होते हैं उससे यह संधि करता है और धन लेकर वह उधर चला जाता है। तो जब उधर पहुँचता है तो वहाँ दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी की सेना से इसका सामना होता है और वहीं पर युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध होता है 1532 ईस्वी को दोहरिया का युद्ध होता है और जिसमें अफ़गान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी करता है। और इस युद्ध में जो है हुमायूं की विजय होती है और महमूद लोदी पराजित हो जाता है। इसके बाद जो इसका दूसरा वो था, इसने यह चुनार का घेराव करता है। चुनार का जो शासक था शेर खां था, शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी ही है। इसने अब बाद में अपना नाम शेरशाह सूरी करता है जब ये गद्दी पर बैठता है, जब ये हुमायूं को हरा देता है। लेकिन ये इससे पहले इससे संधि हो जाती है। संधि होती क्या है, जो 1532 में इस चुनार के किले को जीतना चाहता है, लेकिन ये चुनार का किले लगभग इसको 3-4 महीने हो जाते हैं, लेकिन कुछ ये हो ही नहीं पाता है क्योंकि चुनार किला बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। इसकी वजह से तो इसके मजबूरन में संधि करनी पड़ती है। तो शेरशाह से एक शेरशाह से या संधि करता है और संधि का होता क्या है कि ये चुनार का किला शेरशाह को सौंप देता है कि भाई ठीक है आप किला ले जाइए। तो शेर खां इसे 500 सैनिकों की टुकड़ी तथा अपने पुत्र कुतुब खां को यह इसके साथ जो है मुग़ल सेना में भेज देता है। और यहीं पर इसने गलती कर दी कि यह अपने धन को व्यय करने लगा। इसी समय यह और शेर खां था जो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है और यह अपना धन का व्यय दीन पनाह दुर्ग की स्थापना जो बनवाया था, दुर्ग का निर्माण कराया था, वह था 1533 ईस्वी में दिल्ली में एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया था जिसे दीन पनाह दुर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाइयों कि दीन पनाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो यह था हुमायूं ने दीन पनाह दुर्ग का निर्माण कराया था। और यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही डीप में पूछा जाता है। जब बहुत ही अच्छा पेपर होगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं ने बिहार में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा का विद्रोह कब दबाया था, तो 1534 ईस्वी को या
युथा इसने विद्रोह को दबाया था। बिहार में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा का विद्रोह हुमायूं ने ही दबाया था। इसके बाद अब आता है इसका जो युद्ध होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। इसी के साथ इसकी सत्ता चली जाती है सत्ता इसकी। वह था और वही हुआ जिसका डर था कि जो चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी को शेर खां के विरुद्ध, शेर खां जिससे वह चुनार की संधि हुई थी। तो वही होता क्या है कि जैसे बता रहे थे कि इसने भूल की है, तो इसने इस शेर खां अपनी ताकत को जब बढ़ाता है तब उसके बाद यह इसके ऊपर हमला आक्रमण कर देता है। 1539 ईस्वी को चौसा नामक स्थान पर, ये जो चौसा नामक स्थान है गंगा तट के उत्तर इस क्षेत्र में स्थित है। और चौसा यहाँ पर एक युद्ध होता है, इसको चौसा का युद्ध बोला जाता है, 1539 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में जो है वो बाबर जो हुमायूं जो है वो भाग जाता है। गंगा में कूद कर इसने अपनी जान बचाई थी, गंगा में कूदकर जान बचाई थी। जब इसके बाद या जो बची हुई शक्ति थी, जब ये पराजित हो गया, भाग गया, इसके बाद जब बची हुई शक्ति को ये पुनः एकत्रित कर जो आता है, फिर 1540 ईस्वी में ये पुनः आता है। और तब क्या होता है, बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध होता है, बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध होता है। और इसमें इसकी पराजय होती है, हुमायूं को पराजय मिलती है। और हुमायूं और जो है फिर से हुमायूं भाग खड़ा होता है। क्या होता है, भाग खड़ा होता है, क्योंकि जानता है कि अगर मैं इसके हाथ लग गया शेर शाह सूरी के, इससे मुझे मेरी हत्या कर देगा, इसलिए ये भाग जाता है। और इसी समय जब ये इसी के बाद शेर शाह सूरी भारत की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है शेर शाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तब यह भाग जाता है। इसी समय वह अपनी जो आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ निकाह करता है। कब करता है यह निकाह, 1541 ईस्वी में इसने निकाह किया। और 1541 ईस्वी में इसका निकाह किया और लगभग कालांतर में से इससे अकबर जो है वह इसी से इसका जन्म होता है। अकबर का जन्म इन्हीं हमीदा बानो बेगम और हुमायूं जो थे उन्हीं से अकबर का जन्म होता है। फिर इसके बाद इसकी किस्मत कुछ करवट लेती है और अच्छी, मान लो अकबर के आने से इसकी कीमत में बहुत अच्छा रंग बदलना शुरू करती है। इसके बाद होता है, फिर क्या होता है, जो 1545 तक जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तब क्या है, इसके उत्तराधिकारी दिल्ली की गद्दी पर राज करते हैं। इसके बाद हुमायूं पुनः आता है। और तब क्या होता है, 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे एक स्थान है मच्छीवाड़ा स्थान पर युद्ध होता है। और हुमायूं तथा अफगान सरदार नसीब खां तथा तातार खां के बीच। और इस युद्ध में जो है वह हुमायूं की विजय होती है। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध। ये भी पूछा जाता है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध जो है जून 1555 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर सूरी के मध्य, जो उतने समय जो था वह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, उसके मध्य तथा मुगल सेना के मध्य हुआ था। उस समय मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वह बैरम खां था।
बैरम खां इस मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहा था और इस युद्ध में भी मुग़ल सेना को विजय प्राप्त होती है। और इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठता है। और कब बैठता है? यह हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक सत्ता का सुख भोग नहीं कर पाता है और जो 1556 ईस्वी को दीनपना भवन जो इसने निर्माण करवाया था, उसी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और तो इस तरह हुमायूं की ज़िंदगी का अंत हो जाता है। और ऐसा एक इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते मर गया, ऐसा भी कहा जाता है। इस इतिहासकार ऐसा कहते हैं। और जो हुमायूं था, हुमायूं जो है अफ़ीम का बहुत ही शौकीन था। हुमायूं अफ़ीम का बहुत शौकीन था, अफ़ीम का। और यह ज्योतिष पर भी विश्वास करता था। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मुग़ल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, तो यह था हुमायूं। हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास करता था और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। जो हुमायूं का मकबरा है वह भी पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और इसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को, ये क्वेश्चन पूछा गया भाइयों कि किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो ये हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और जो इसकी मृत्यु के पश्चात ये हुमायूं नामा किसने लिखा है, ये भी पूछा जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, ये कई बार क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, एग्ज़ाम का पार्ट बना हुआ है यह क्वेश्चन। तो यह इसी की बहन गुलबदन बेगम, जो बताया था इसकी प्रमुख बहन है गुलबदन बेगम, इसी ने हुमायूं नामा की रचना की है। और इसकी जो भाषा है वह है फ़ारसी भाषा में इसकी रचना की है हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम ने। तो भाइयों, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली बार मिलेंगे हम लोग मुग़ल वंश के एक और अन्य शासक, बहुत ही फेमस शासक हैं अकबर की जीवनी के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।